एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सो कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, बहुत ज़्यादा खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने जो है कुछ सीरीज स्टार्ट की थी जो थी क्लास 9 से रिगार्डिंग, ठीक है। और हमने जो है अपनी पहली वीडियो देख ली थी जो थी ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री पे फेडरल बोर्ड। हम क्लास 9 को लेकर चल रहे हैं, ठीक है। केमिस्ट्री से ही रिगार्डिंग हम वीडियोज़ अपलोड करेंगे यहाँ पर। तो हमने कल ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को देख लिया था। अब जो है हम लोग नेक्स्ट जो अपलोड करने जा रहे हैं वो वीडियो है जी डेली लाइफ एप्लीकेशंस पे केमिस्ट्री, ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहली एप्लीकेशन है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इसकी कुछ एग्जांपल्स को हम स्टडी करेंगे यहाँ पर, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है हमारे पास ये किसके साथ डील करती है? हमारे पास ट्रीट करती है डिजीज़ को, ठीक है। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट जो है वो सिंथेसाइज करते हैं न्यू मेडिसिन और फिर जो है उनका इंटरेक्शन चेक करते हैं कि स्पेसिफिक टारगेट्स के लिए, जैसे प्रोटीन्स को टारगेट करना या एंजाइम्स को टारगेट करना, ठीक है, उनका मकसद होता है। और उस स्पेसिफिक रीज़न के लिए वो एक मेडिसिन को सिंथेसाइज करते हैं। सिंथेसिस मींस बनाना, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट क्या करते हैं? न्यू मेडिसिन बनाते हैं ताकि वो अपने स्पेसिफिक टारगेट्स के साथ जाकर हिट करें, ठीक है। फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स या एंजाइम्स के साथ। अब यहाँ पर मान लो कि आपका कोई एक हार्ट पेशेंट है, ठीक है, और उसके लिए आप कोई टैबलेट बना रहे हो, ठीक है, कोई मेडिसिन बना रहे हो। फॉर एग्जांपल आपने बर्लिप टैबलेट बना ली है, ठीक है, वो हार्ट डिजीज पेशेंट। तो ये आपके किसका पार्ट बन जाएगा? ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि जितनी भी सिंथेसिस है ऑफ मेडिसिन एंड ड्रग्स वो आपके पास जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है। मेडिसिनल केमिस्ट्री जो है ना वो एक सब ब्रांच है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ठीक है, जो कि हम लोगों ने पिछले ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में भी पढ़ा था। तो नेक्स्ट है आपके पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो हम लोग एप्लीकेशन देखते हैं वो है जी आपके पास जो लिथियम आयन की बैटरीज होती हैं, ठीक है, जो कि यूज़ की जाती हैं आपके पास इलेक्ट्रॉनिक टॉयज़ में। और ये रिचार्जेबल बैटरीज होती हैं, ठीक है, जो कि वायरलेस हेडफोन्स के अंदर हमारे पास यूज़ हो रही हैं, डेली लाइफ अप्लायंसेस के अंदर, ठीक है, पावर टूल्स के अंदर, स्मॉल एंड लार्ज अप्लायंसेस के अंदर यूज़ हो रही हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल स्टोरेज डिवाइसेस में और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में, ठीक है। तो आपके पास ये कौन सी है? हमारे पास ये लिथियम आयन कंटेनिंग बैटरीज होती हैं, ठीक हो गया बच्चों। तो ये हमारे पास जो है लिथियम एक मेटल है, ठीक है, जो कि इन्वॉल्व होता है हमारे पास बैटरीज़ के अंदर। आप अगर अपनी बैटरीज उठाकर देखो, ठीक है, जो कि टॉयज़ में जितनी भी रिचार्जेबल बैटरीज लगती हैं, ठीक है, तो इनमें हमेशा आपको लिथियम की क्वांटिटी नज़र आएगी। इवन जो अपना सेल जो आप रिमोट कंट्रोल के अंदर यूज़ करते हो उनको भी चेकआउट कर लो, तो उसमें भी आपको लिथियम क्वांटिटी नज़र आएगी, ठीक है। तो लिथियम एक मेटल है जो कि हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इन्वॉल्व रहता है, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में आप लिथियम को पढ़ोगे, ठीक है, एक एलिमेंट है ये आपके पास, ठीक है। तो जस्ट लिथियम नहीं होता, और भी काफ़ी सारी एलिमेंट्स हैं जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। जस्ट हमने जो लिथियम है उसको एज एन एग्जांपल उठा के जो है आपको एक्सप्लेन किया है यहाँ पर, ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी बच्चों आपके पास एनालिटिकल केमिस्ट्री, ठीक है। एनालिटिकल केमिस्ट्री मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था, इसका नेम इंडिकेट करता है एनालिसिस से, ठीक है। और इसकी डेली लाइफ एप्लीकेशन अगर हम देखें तो फोरेंसिक केमिस्ट्री या फिर फोरेंसिक साइंसेस, ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि फोरेंसिक साइंसेस में आपका एनालिटिकल केमिस्ट्री का बहुत बड़ा यूज़ है, ठीक है। ये एक बहुत बड़ी एप्लीकेशन है एनालिटिकल केमिस्ट्री की, जिसमें आप डिफरेंट क्रिमिनल्स को पकड़ते हो, ठीक है। आप जो हो इन्वेस्टिगेशन करते हो डिफरेंट सब्सटेंसेस की, ठीक है, डिफरेंट सैम्पल्स की एग्जामिन करते हो, ठीक है आप। तो ये क्या है कि ये इन्वॉल्व करता है एग्जामिनेशन ऑफ फिजिकल ट्रेसेस सच एज बॉडी फ्लूइड्स, बोन्स, फाइबर्स एंड ड्रग्स, ठीक है। मान लो कि आपको किसी के पास से कोई भी ड्रग मिला, ठीक है, उसको आपने एनालाइज करना है कि स्पेसिफिकली कौन सा ड्रग है, तो आपके पास जो है ये एनालिटिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। और ये फोरेंसिक साइंसेस का भी पार्ट है, क्योंकि ड्रग जो है आपके पास किसी भी टाइप की हो सकती है, ठीक है, जो कि हो सकता है कि हेल्थ बेनिफिशियल ना हो, ठीक है। और अक्सर जो है ये पुलिस डिपार्टमेंट इसको पकड़ता है, ठीक है। तो उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि कौन सी टाइप ऑफ ड्रग है, ठीक है, तो वो आपके पास जाती है फोरेंसिक साइंसेस के पास, ठीक है, एनालिटिकल केमिस्ट्री के डिपार्टमेंट पे जाती है। उसके बाद आपके अगर कोई आपको डेड बॉडी मिल गई है, ठीक है, उसके बॉडी फ्लूइड्स चेकआउट करने, बोन्स, फाइबर्स कुछ भी चेकआउट करना है उसके रिगार्डिंग, ठीक है। उसके स्मॉल ट्रेसेस भी अगर आपको मिल गए हैं, उनको एग्जामिन करने के लिए आपके पास जो है ये फोरेंसिक साइंसेस के पास आती हैं चीज़ें, ठीक है। और अगर मान लो कि आपको कोई भी एक ऐसा कंपाउंड मिल गया है, ठीक है, जो आपको नहीं पता कि कौन सा है। मान लो कि आपके पास कुछ कलर्ड पाउडर्स के फॉर्म में कुछ ड्रग्स होती हैं, ठीक है। मान लो कि कोई ड्रग जो है आपके पास रेड कलर, पर्पल कलर में आ गई है, आपको मिल गई है, ठीक है, बट आपको नहीं पता कि ये एक्चुअल में कोई पाउडर है या फिर कोई ड्रग है। तो आप उसको जब एनालिसिस करने के लिए भेजते हो फोरेंसिक साइंसेस के डिपार्टमेंट में, तो आपको तब पता चलता है कि नहीं जी ये कोई कलर नहीं है सिंपल सा, ये एक स्पेसिफिक ड्रग है एंड इट इज़ अ वेरी हार्मफुल ड्रग, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं आपको बताऊं तो
आपका कोई भी अननोन कंपाउंड है जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है और आप उसके बारे में डिटेल्स निकलवाना चाहते हो, तो आप फोरेंसिक केमिस्ट्री यानी एनालिटिकल केमिस्ट्री का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, आई होप सो कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी एनालिटिकल केमिस्ट्री के बारे में। ओके, तो नेक्स्ट है आपके पास फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में जो है हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था। ठीक है, कि क्या है, आज हम उसके एप्लीकेशन को देखेंगे। ठीक है, तो फिजिकल केमिस्ट्री हमारे पास जो है ये पार्ट है हमारी डेली लाइफ्स का। ठीक है, क्योंकि फिजिकल का ये जो वर्ड है ना, फिजिक, ठीक है, ये आपकी डेली लाइफ जो फिजिकल एक्टिविटीज़ जो आप परफॉर्म होते हुए देखते हो अपनी डेली लाइफ के अंदर, तो उसी के साथ डील करती है। ठीक है, अब मान लो कि आपकी जो बैटरीज हैं जो आपके व्हीकल्स में यूज़ होती हैं, ठीक है, तो अब मैंने आपको कल ये बात भी बताई थी कि जो फिजिकल केमिस्ट्री है, ठीक है, ये डील करती है लॉज एंड प्रिंसिपल्स के साथ एंड थियरीज के साथ। ठीक है, तो आपकी जितनी भी बैटरीज व्हीकल्स के अंदर यूज़ होती हैं, ठीक है, ये किसके प्रिंसिपल पर बनी है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के प्रिंसिपल के ऊपर बनी हुई है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ जब केमिस्ट्री इन्वॉल्व हो जाती है तो वो आपके पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बनती है। इसकी डिटेल में नहीं जाऊँगी, आप आगे जाके पूरा एक यूनिट पढ़ोगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, किस तरीके से काम करती है आपके पास। ठीक है, तो जस्ट इन सिंपल वर्ड्स आपको बताने के लिए बताया गया है, एक स्पेसिफिक प्रिंसिपल को उठा लिया गया है। ठीक है, वरना यहाँ तक से फिजिकल केमिस्ट्री लिमिटेड नहीं है, इससे आगे भी बहुत है, लेकिन अभी जो है ना हम जस्ट एक एक एप्लीकेशन को ही स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अभी जस्ट आप बेसिक से जान लो तो ये भी इनफ है आपके लिए। ठीक है, क्योंकि आगे टाइम हम आपको इतना सारा नहीं पढ़ा सकते और वो आपके लिए भी मुश्किल हो जाएगा और हमारे लिए भी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम जस्ट वन एप्लीकेशन ही लेकर चल रहे हैं। ठीक है, आई होप सो कि फिजिकल केमिस्ट्री जो है आपको क्लियर हो गई होगी। तो जो नेक्स्ट है आपके पास इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हमने डिटेल में पढ़ लिया था, आज हम इसकी एप्लीकेशन देखेंगे। बेसिकली इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री जो है ये यूज़ की जाती है प्रोटेक्ट करने के लिए वाटर को, जो कि आपका वाटर पोल्यूट हो चुका हुआ होता है, ये पॉइजन हो चुका हुआ होता है आपके सॉइल से या फिर डस्ट से। ठीक है, डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करते हुए आपके वाटर को जो है प्यूरीफाई किया जाता है, उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले तो आपने ना वाटर की टेस्टिंग करनी होती है, जो कि आप एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर इन्वॉल्व हो जाती है वो चीज़। ठीक है, उसमें करते हो। उसके बाद अगर आपको पता चल गया कि स्पेसिफिक ट्रेसेस जो हैं आपके वाटर को पॉइजन कर रहे हैं या पोल्यूट कर रहे हैं, तो उनको आपने रिमूव करना होता है। ठीक है, अब उनको रिमूव करने के लिए आप डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करते हो। फॉर एग्जांपल आप जो है सेडिमेंटेशन का मेथड यूज़ करते हो, फिल्ट्रेशन का या डिसइंफेक्शन का। इन मेथड्स की डिटेल में नहीं जाऊँगी क्योंकि आगे जाके आप क्लियर होकर इनको पढ़ लोगे। ठीक है, इन डिटेल के ये क्या होते हैं, वरना अभी के लिए आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो मैं आपके लिए चीज़ों को बर्डनाइज नहीं करना चाहती। ठीक है, उनको लिमिटेड टू द पॉइंट शॉर्ट रखना चाहती हूँ। तो अभी जस्ट आपको इन मेथड्स के नाम ही आने चाहिए कि ये स्पेसिफिक मेथड्स हैं जिनसे आप जो है अपने वाटर को प्योरीफाई कर सकते हो। ठीक हो गया, तो नेक्स्ट अभी हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्या है। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चंस। ठीक है, जो कि हम ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के लिए सॉल्व करेंगे। आज जो है हम लोग सारे क्वेश्चंस नहीं करेंगे, जस्ट हम आज फिजिकल केमिस्ट्री के 2 ही क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि फिर हमारे पास वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, और मैं जो हूँ वीडियो को थोड़ा बहुत शॉर्ट रखना चाहती हूँ क्योंकि इसी में हमारा काफ़ी टाइम लग जाएगा। ठीक है, इन क्वेश्चंस को मैं आपको ज़रा डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी क्योंकि अभी केमिस्ट्री के अंदर आए हो, भी आप केमिस्ट्री को पढ़ रहे हो। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं पता होंगी, तो उनके बेसिक्स क्लियर करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जाके आपको आगे की चीज़ों के बारे में समझ आ पाएगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एन आटम, कि आटम का स्ट्रक्चर क्या होता है और किस तरीके से जो है ये कंट्रोल करता है। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है कंट्रोल करना। ठीक है, कंट्रोल करता है या इन्फ्लुएंस करता है केमिकल बिहेवियर को। तो सबसे पहले तो हम लोग देख लेंगे कि एटम का स्ट्रक्चर क्या है, व्हाट इज़ एन एटम। ठीक है, तो एटम के पास क्या है, 2 मेन पार्ट्स होते हैं। ठीक है, अब वो 2 मेन पार्ट्स हमारे पास क्या हैं, सबसे पहला पार्ट तो आपका होता है न्यूक्लियस। ठीक है, और दूसरा पार्ट होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स जो कि एनर्जी लेवल्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग न्यूक्लियस को स्टडी कर लेते हैं कि व्हाट एक्चुअली न्यूक्लियस इज़। तो न्यूक्लियस जो होता है आपके पास वो कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, न्यूक्लियस जिसको मैं एन से रिप्रेजेंट करूँगी। ठीक है, अब अगर मैं बात करती हूँ न्यूक्लियस की, ठीक है, तो न्यूक्लियस क्या है, ये सेंटर है, मीन्स कि ये सेंटर में मौजूद होता है और इसके पास क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज हैं एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं जिन पे कोई चार्ज नहीं है, मतलब कि वो न्यूट्रल हैं। ठीक है, अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, यानी कि हम लोगों ने क्या बात की, हम लोगों ने कहा कि ये जो आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, ये जो आपका न्यूक्लियस है ये 2 चीज़ों से मिलके बना हुआ है। ठीक है, किससे, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से।
आपका न्यूक्लियस दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, प्रोटॉन से एंड न्यूट्रॉन से, ठीक है। इन दोनों चीज़ों से मिलकर बना है आपका ये न्यूक्लियस। अब जो आपका प्रोटॉन है, ठीक है, आपका जो प्रोटॉन है इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो कौन सा चार्ज है जी? पॉजिटिव चार्ज। जबकि आपका जो न्यूट्रॉन है इस पर कोई चार्ज नहीं है, ज़ीरो चार्ज है, इट मीन्स कि ये न्यूट्रल है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि P फॉर प्रोटॉन एंड P फॉर पॉजिटिव, N फॉर न्यूट्रॉन एंड N फॉर नो चार्ज, या फिर N फॉर न्यूट्रल। न्यूट्रल मीन्स कि ना ही पॉजिटिव होगा ना ही नेगेटिव होगा, इट मीन्स के ज़ीरो होगा। अक्सर आप बोलते हो ना कि मैं तो न्यूट्रल हूँ, मैं किसी के साइड नहीं हूँ, मीन्स कि आप ना इधर के हो ना उधर के हो और आप ज़ीरो हो, ठीक है, मतलब ज़ीरो चार्ज, ठीक हो गया। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, ओके गाइस। ओके तो इसके बाद हमारे पास और क्या चीज़ है कि ऑलमोस्ट ऑल द masses ऑफ द एटम इज कंसनट्रेटेड हेयर, ठीक है। यानी कि आपके पास जितने भी masses हैं यहाँ पर, यानी कि अगर आपके ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो रिवॉल्व कर रहे हैं, जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं इनका जितना भी मास है, इनका जितना भी वजन है, वो टोटली डिपेंड कर रहा है आपके न्यूक्लियस के ऊपर, सारा का सारा जाकर पड़ रहा है। तो कंसनट्रेटेड का मतलब होता है इंटेंस लेवल का होना, ठीक है। तो आपका जो ओवरऑल एटम का मास है वो टोटली किस पे डिपेंड कर रहा है? आपके इस न्यूक्लियस के ऊपर, आपके इस न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक हो गया। तो आई होप सो कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि व्हाट एक्चुअली द न्यूक्लियस इज़, व्हाट द सेंटर इज़, ठीक है। एक पार्ट तो हमने एटम का पढ़ लिया, अब हम जो है इसका सेकंड पार्ट भी पढ़ते हैं। इसका सेकंड पार्ट क्या है? ये तो बच्चों इसका जो सेकंड पार्ट है दैट इज़ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, या इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड भी आप इसको बोलते हो, जो कि अराउंड द न्यूक्लियस होता है, जो कि अभी हमने जो है पिछली वीडियो में भी, सॉरी पिछली अपनी स्लाइड में भी देखा, ठीक है, कि वो क्या था। उसको मैं अगेन यहाँ पर ड्रॉ कर देती हूँ आपकी आसानी के लिए, ताकि आप जो है समझ जाओ। ये आपका क्या था? न्यूक्लियस था, ठीक है। एंड ये जो आपके पास होता है ना, इसके बाहर ये होते हैं आपके एनर्जी लेवल्स, ठीक है। एंड यहाँ पर जो है आपके होते हैं जी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और इसी को जो है वो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बोल रहा है, ठीक हो गया। अब इसको ना आपने गौर से देखना है। देखो कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपके, ठीक है, ये मूव करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स। अब ये जो मैंने ये येलो कलर से आपको शो किए हैं, इनको हम लोग एनर्जी लेवल्स भी बोलते हैं, या इनको हम लोग ऑर्बिटल्स भी बोलते हैं, ठीक है। और ये फिक्स्ड होते हैं, कहीं हिलते जुलते नहीं हैं, ये इधर ही रहते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो है हमारे पास ऊपर क्या रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। इन एनर्जी लेवल्स में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, जो कि इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या कर रहे होते हैं? स्पिन कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, रिवॉल्व भी कर रहे होते हैं, स्पिनिंग भी कर रहे होते हैं और रिवॉल्व भी कर रहे होते हैं, ठीक है। स्पिन क्या है और रिवॉल्व क्या है? रिवॉल्व तो आपको पता होगा घूमना, और स्पिन का मतलब होता है अपने ऑन एक्सिस पे घूमना। तो दोनों तरीके से ये घूम रहे होते हैं, ठीक है। तो आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पर एक और खुलासा इधर होता है इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर बेसिकली नेगेटिवली चार्ज्ड। इनके ऊपर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है। हमने पीछे पढ़ा था कि आपका जो न्यूक्लियस है, ठीक है, वो दो चीज़ों से मिला हुआ है, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से, ठीक है। ये बात हमने पढ़ी थी, हमने कहा था कि न्यूट्रॉन तो है वो न्यूट्रल है, ज़ीरो चार्ज है, जबकि प्रोटॉन के ऊपर क्या है? आपके पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन अगर हम लोग अपने इस इलेक्ट्रॉन को देखें तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होगा? आपके इलेक्ट्रॉन के ऊपर होगा नेगेटिव चार्ज। तो इन चीज़ों के बारे में आपने ध्यान रखना है, कौन पॉजिटिव है, कौन नेगेटिव है और कौन न्यूट्रल है, और आपका जो न्यूक्लियस है ये किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो इन चीज़ों के बारे में जो है ना आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है कि दीज शेल्स आर अरेंज्ड फ्रॉम लोअर टू हायर एनर्जी एज यू मूव आउटवर्ड। अब ये बात है कि जैसे ही आप न्यूक्लियस के बाहर मूव करते हो, ठीक है, तो जैसे ही आप मूव करते हो इन एनर्जी लेवल्स पे, तो इन एनर्जी लेवल्स पे आप ये चीज़ देखते हो कि आप लोअर टू हायर जा रहे होते हो, ठीक है। जैसे ही आप बाहर की तरफ मूव करोगे तो हायर एनर्जी आपको चाहिए वहाँ तक जाने के लिए, ठीक है। तो हायर एनर्जी लेवल्स यानी कि जो आपका ये पहला लेवल है ये लोअर एनर्जी लेवल है, इसके बाद का जो होगा वो हायर एनर्जी वाला होगा, इसके बाद जो होगा वो भी हाईएस्ट एनर्जी वाला होगा, ठीक है। तो आई होप सो ये चीज़ आपको समझ आई होगी, ठीक है। तो जैसे ही आप मूव करोगे आउटवर्ड तो आपके जो एनर्जी लेवल्स हैं वो इंक्रीज होते जाएंगे और हाई एनर्जी के होते जाएंगे, ठीक है। जैसे मैं आपको ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि ये आपके एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक है। तो ये वाला एनर्जी लेवल आपका लोअर एनर्जी का होगा, ठीक है, और ये वाला जो एनर्जी लेवल होगा ये हायर इन एनर्जी होगा,
ठीक है। तो जैसे ही आप टॉप टू बॉटम मूव करोगे, सॉरी बॉटम टू टॉप मूव करोगे, ठीक है, तो आपका जो क्या होगा, एनर्जी लेवल जो है वो इंक्रीज होते जाएंगे फ्रॉम लो टू वर्ड्स हाई। ठीक है, तो ये चीज़ है इसमें। आई होप सो कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा जो मैं आपको बताना चाह रही थी इधर। ठीक हो गया। अब देखें, पहला पार्ट तो हम अपना कवर कर चुके हैं कि व्हाट इज़ एटम, एटम क्या होता है। अब हम देखते हैं कि आपके जो सेकंड पार्ट है कि हाउ एटॉमिक स्ट्रक्चर इन्फ्लुएंसेस द केमिकल बिहेवियर, कि कैसे जो है आपके जो एटम का स्ट्रक्चर है वो आपके केमिकल बिहेवियर को जो है वो इन्फ्लुएंस करता है, कंट्रोल करता है, किस तरीके से कि जो आपका एटम है इसने कंट्रोल किया हुआ है आपके फुल उस एटॉमिक बिहेवियर को, केमिकल बिहेवियर को उसके, ठीक है, एटम के। इसको हम देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर जो मेन किरदार अदा करते हैं वो होते हैं जी आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल डिटरमिन हाउ एन एटम रिएक्ट्स। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ना मैं आपको दोबारा बनाकर दिखाती हूँ, मुझे रेज नहीं करना चाहिए था। ये न्यूक्लियस है एंड ये इसके शेल्स हैं एज वी नो। ठीक है, अब आपको ये बात पता है, अब जो आपके पास ये वाला शेल है ना, ठीक है, ये वाला जो सबसे बाहर वाला शेल है, इस शेल की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं जी आउटर मोस्ट शेल, या फिर हम इसको बोलते हैं वैलेंस शेल। आउटर मोस्ट शेल, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं? वैलेंस शेल, जिसमें हमारे पास क्या होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्यों बोलते हैं? कि यानी ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो वैलेंस शेल में मौजूद होंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे? उनको हम लोग बोलेंगे जी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक हो गया। आई होप सो कि ये बात तो समझ आ गई होगी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं आपके पास। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है कि एटम जो होता है आपका, ये अचीव करता है एक स्टेबल कन्फिग्रेशन अचीव करने की कोशिश करता है। कन्फिग्रेशन क्या होती है वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। समझ लें कि अपने आप को वो स्टेबल करने की कोशिश करता है एटम। ठीक है, यूजली 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल या आउटर शेल कॉल्ड द ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल भी आप पढ़ोगे आगे जाके। ठीक है, बट सबसे तो पहली बात ये है कि आपका ये जो आपका आउटर मोस्ट शेल है, ठीक है, ये क्या करने की कोशिश करता है? एटम स्टेबल होने के लिए अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स उसके होने ज़रूरी हैं। ऑक्टेट रूल सिंपल आपके पास यही है कि आपका जो सबसे बाहर वाला शेल है एटम का, उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होना ज़रूरी हैं। अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो स्टेबल होगा, वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर पाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब इसके लिए एटम क्या करता है? कुछ स्पेसिफिक चीज़ें करता है। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक प्रोसेसेस करता है, उसको हम लोग देख लेंगे कि अपने आप को स्टेबल करने के लिए एक एटम क्या ही कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो है कि या तो वो एटम क्या कर लेगा? अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर लेगा। ठीक है, अब लूज कैसे करेगा? यहाँ पर हम एग्जांपल ले लेते हैं सोडियम की। ठीक है, अब सोडियम के एग्जांपल में क्या है हमारे पास? अगर मैं सोडियम को देखूं, ठीक है, तो सोडियम जो है, सोडियम का जो सिंबल होता है वो होता है Na। ठीक है, इसको हम सोडियम कहते हैं और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 11। ठीक है, अब इस एटॉमिक नंबर का मतलब है कि इसके अंदर टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके एटम में। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर फिलिंग स्टार्ट कर दूँ तो सबसे जो पहला वाला शेल होता है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका जो सेकंड होता है इसमें आपके पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो 8 एंड 2 हमारे पास 10 हो गए, और क्योंकि 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर मैं शो कर देती हूँ जी 11। ठीक है, यहाँ पर अगर आप अब देखो इसको, ठीक है, तो 2 ये हो गए, 10 ये हो गया और 11वां ये हो गया इलेक्ट्रॉन। अब अगर आप इसका ये आउटर मोस्ट वाला शेल देखो तो इसमें तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, जबकि हमारे पास, हमने भी ये बात पढ़ी कि एटम जो होता है वो स्टेबिलिटी अचीव करने की कोशिश करता है, और स्टेबिलिटी तभी अचीव करेगा जब उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। लेकिन यहाँ तो 8 इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है बेचारा। ठीक है, तो वो सोडियम क्या करेगा? अपने आप को स्टेबल करने के लिए वो इस वाले एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा? लूज कर लेगा, यानी कि वो अपने इस एक इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर से निकाल देगा, लूज कर देगा। ठीक है, छोड़ देगा इस इलेक्ट्रॉन को, ये निकल जाएगा यहाँ से। फिर जब ऐसा होगा तो हमारे पास यहाँ क्या होना चाहिए कि ये वाला शेल निकलेगा, और जब ये वाला पूरा शेल निकल गया, ठीक है,
तो क्या होगा, तो आपके पास एक ये शेल रह जाएगा जिसके अंदर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है, और यहाँ पर अब इसके पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे, जिसकी वजह से इसका मतलब है कि इसके ऊपर क्या हुआ है कि किसी ना किसी चीज़ की कमी आ गई, यानी एक इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई। तो इस सोडियम के ऊपर, ये जो आपका सोडियम था अब, ठीक है, इस सोडियम के ऊपर अब चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव का। जब भी आपके वो केमिस्ट्री के अंदर किसी भी एलिमेंट के ऊपर ये पॉजिटिव वाला चार्ज नज़र आएगा ना, ये वाला पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, तो आपने जी समझ जाना है कि ये पॉजिटिव चार्ज किसकी रीज़न है। ये रीज़न है कि इसके पास किसी ना किसी चीज़ की कमी आई है, इसने कुछ ना कुछ लूज़ किया हुआ है, ठीक है। इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हो कि जब भी कोई चीज़ बंदा लूज़ कर देता है, ठीक है, तो वही बात है ना कि अगर आपका फेथ एंड बिलीफ स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो अगर आपने कुछ लूज़ भी कर दिया तो आप नेगेटिव नहीं रहते, आप पॉजिटिव ही रहते हो, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हो कि आपका जो एटम है, अगर इसने कुछ खो भी दिया है तो वो पॉजिटिव रहेगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा, वो बिलीव उसका इतना ज़्यादा है अपने गॉड के ऊपर, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रह जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से आपने इसको याद रखना है। वैसे तो होना तो यही चाहिए ना कि अगर लूज़ किया तो नेगेटिव हो जाता है ना बंदा अक्सर, बट इसको ऐसे नहीं याद रखना, जो एक्चुअल में होता है उस तरीके से याद रखना है कि आपके पास जब भी आपको पॉजिटिव चार्ज नज़र आएगा किसी भी एलिमेंट के ऊपर, किसी भी एटम के ऊपर, तो आपने याद रखना है कि दैट इज़ बेसिकली द लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो उस पे उल्टा हो जाता है। अगर किसी ना किसी एलिमेंट ने किसी से कुछ ना कुछ गेन किया है, ठीक है, कुछ ना कुछ लिया है, तो क्या होगा, तो उसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन, अब क्लोरीन की एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर शो करवा देती हूँ, ठीक है। अब जो आपका क्लोरीन है, क्लोरीन के पास होते हैं 17 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और अगर मैं इसका शेल यहाँ पर क्रिएट करूँ तो यहाँ पर जो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके आउटर मोस्ट में, तो इसके आउटर मोस्ट में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब अगर आप देखो तो 8 ये वाले थे, 2 अंदर वाले 10 और बाहर में 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड 17, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो चुके हैं क्लोरीन के। अब क्लोरीन का ये जो आउटर मोस्ट वाला जो शेल है, ठीक है, ये आउटर मोस्ट वाला शेल, इसके अंदर ये इनकम्प्लीट है, ये अभी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है वो एक इलेक्ट्रॉन कम है, 7 इलेक्ट्रॉन्स। अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो तो ये स्टेबल हो जाए, ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करने लग जाए। तो अब इस सूरत हाल में क्लोरीन क्या करेगा, वो क्लोरीन जो है अपने सारे के सारे ये लूज तो नहीं कर सकता, ठीक है, अपने आप को स्टेबल करने की, चलो एक एक दो की बात होती तो वो कर भी लेता, बट देर आर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द आउटर मोस्ट शेल, तो वो इतने सारे तो लूज नहीं करेगा। तो वो क्या करेगा कि वो किसी ना किसी से एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ले लेगा, गेन कर लेगा, चुरा लेगा, समझ लो, ठीक है, अपने आप को स्टेबल करने के लिए। तो जब उसने चोरी की तो वो तो नेगेटिव हो गया ना, वो पॉजिटिव तो ना रहा। और किससे चोरी की, मान लो कि उसने सोडियम से चोरी कर ली, सोडियम ने एक अपना छोड़ दिया, उसने छोड़ा कि चलो मैं स्टेबल हो जाऊं, बट पीछे से आया डाकू क्लोरीन और उसने जी आके उसका एक इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया। अब जब क्लोरीन उसका एक इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया तो क्या होगा कि आपका जो सोडियम होगा उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि चोरी तो उसकी हुई, ठीक है, उसका तो कोई कसूर नहीं था, और चोरी जिसने की तो वो तो नेगेटिव बंदा था, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो कि ये क्या करेगा कि ये इलेक्ट्रॉन जो है एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा यहाँ पर किसी दूसरे से, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये फिर खुद जो है वो स्टेबल हो जाएगा, ठीक हो गया। तो सोडियम एंड क्लोरीन की आपको काफ़ी पॉपुलर एग्जांपल मिलती है, ठीक है, ये अब आगे जाके भी देखोगे इनको। उसके बाद आता है हमारे पास कि हमने ये बात पढ़ ली कि वैलेंस शेल क्या है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड क्या है, ठीक है, इनका बिहेवियर वैलेंस शेल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा हमने लूज एंड गेनिंग की भी बात की कि इस तरीके से भी ये काम करते हैं। एक और इसके अंदर हम चीज़ें पढ़ेंगे जो है हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड्स, ठीक है। अब ये कोवेलेंट बॉन्ड्स की फॉर्मेशन भी होती है इधर, ठीक है। अब कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, अच्छा ये जो हम लोगों ने दो पढ़े ना, ये आपके पास आयनिक बॉन्ड्स थे, ठीक है, ये आपके पास क्या थे, ये आपके पास आयनिक बॉन्ड्स थे, क्योंकि आप देखो पॉजिटिव आइंस एंड नेगेटिव आइंस की बात की है उसने इधर, ठीक है। तो जब आइंस की बात हो तो इट मीन्स के आइंस बन रहे हैं और ये आयनिक बॉन्ड्स हैं, ठीक है। लेकिन जो तीसरी कंडीशन है यहाँ पर वो होती हैं जी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। अब देखो हम लोगों ने कंडीशन पढ़ी कि एक ने चुरा लिया, एक ने गेन कर लिया, एक ने लूज कर लिया, ठीक है, एक ने खो दिया। अब हम जो तीसरी कंडीशन पढ़ने जा रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की बात करने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन शेयर भी तो कर सकते हैं, ठीक है, बजाय इसके कि आप चुरा लो और आप लूज कर दो, ठीक है, तो आप शेयर भी तो कर सकते हो ना, ठीक है। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता है कि आप एग्जांपल लेते हो यहाँ पर, आप एग्जांपल लेते हो यहाँ पर दो हाइड्रोजन्स की और इनके दरमियान ये जो मैंने ओवरलैपिंग शो की है ना, यही आपका कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। अब शेयरिंग तो ऐसे ही होती है ना कि एक चीज़ जो है वो दोनों बंदे शेयर कर रहे हैं या दो चीज़ें जो हैं वो दोनों बंदे शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो शेयरिंग तो बेसिकली यही कहती है कि मैं भी यूज़ कर रहा हूँ और तुम भी यूज़ कर लो, ठीक है, तो ये होती है शेयरिंग। तो इसके अंदर क्या है कि अब आपके पास जो हाइड्रोजन है, आपको पता है कि अगर हाइड्रोजन को अगर आप देखो सिंपली, तो हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है अपने आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है। हाइड्रोजन के पास क्या है, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है अपने आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है। तो अब वो बेचारा क्या ही करे कि वो जो है वो ऑक्टेट तो फॉलो कर नहीं सकता, हाइड्रोजन तो फॉलो करता भी नहीं ऑक्टेट को, लेकिन वो स्टेबल भी तो नहीं है, एक ही इलेक्ट्रॉन उसके पास स्टेबल नहीं है वो, ठीक है। तो इस सूरत में क्या करेगा, हाइड्रोजन स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए किसी ना किसी दूसरे अदर एटम के साथ, किसी दूसरे अदर एलिमेंट के साथ अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करने की कोशिश करेगा और ख़ुद को स्टेबल करने की कोशिश करेगा कोवेलेंट बॉन्ड बना के। अब इनके दरमियान जो आपके पास बॉन्ड बनेगा ना, वो कोवेलेंट बॉन्ड होगा, ठीक है, इनके दरमियान। अब देखो आपके पास पता है कि एक जो है इलेक्ट्रॉन इस वाले हाइड्रोजन का है। अब मान लो कि इस वाले हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन मैं क्रॉस से शो कर रही हूँ ऐसे, ठीक है, क्योंकि दोनों के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक है, इसके पास भी एक है। जब ये दोनों आपस में ओवरलैपिंग करेंगे तो ये कोवेलेंट बॉन्ड बना देंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बना देंगे तो ये भी स्टेबल हो जाएगा, ये भी स्टेबल, इसके पास भी दो आ जाएंगे, इसके पास भी दो आ जाएंगे, ठीक है। और दो होंगे तो हमें पता है कि पहले शेल में अगर आपके पास दो इलेक्ट्रॉन्स हों तो वो आपके पास क्या है, स्टेबल होता है। तो और इनका पहला शेल ही जो है वो क्या है, इनका पहला शेल ही वैलेंस शेल भी है और वो आउटर मोस्ट शेल भी है, ठीक है। तो इस वजह से जो है ये स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए आपस में कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं, ठीक हो गया। तो आई होप सो कि जो है आपको शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन समझ में आई होगी, आपको एटम समझ आया होगा, उसका स्ट्रक्चर समझ आया होगा, ठीक है, ये क्या होते हैं और इनका बिहेवियर किस तरीके से जो है वो इन्फ्लुएंस करता है बाकी चीज़ों के ऊपर, ठीक है। अब हम फर्दर बाकी चीज़ों को देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है हमारे पास। ओके गाइस, तो नेक्स्ट है हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी कि हमारे पास जो एटॉमिक नंबर होता है ये डिसाइड करता है एलिमेंट की आइडेंटिटी, ठीक है। यानी कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं यही हमारे पास एटॉमिक नंबर भी, इसी को हम लोग बोलते हैं, ठीक है। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे इट मीन्स उतना ही आपका एटॉमिक नंबर होगा और यही डिसाइड करता है कि आपका जो एलिमेंट है उसकी आइडेंटिटी क्या है, ठीक है। मान लो कि जिस तरह हम लोगों ने सोडियम की बात की, ठीक है, कि इसका एटॉमिक नंबर 11 है, हम लोगों ने क्लोरीन की बात की कि इसका एटॉमिक नंबर 17 है, ठीक है। हमने हाइड्रोजन की बात की कि इसका एटॉमिक नंबर 1 है। इसका मतलब है कि ये जो एटॉमिक नंबर्स हैं यही डिसाइड करेंगे कि एक एलिमेंट की आइडेंटिटी क्या है। जिस तरह आपका आपका नेम आपकी आइडेंटिटी जो है वो बताता है ना, जिस तरह आपकी बता रही है, जिस तरह आपके फिंगरप्रिंट्स आपकी आइडेंटिटी बता रही हैं, सेम लाइक दैट जो आपका एटॉमिक नंबर होता है ये एलिमेंट्स की आइडेंटिटी बताता है। यानी कि एक एटॉमिक नंबर जो है वो किसी दूसरे एटॉमिक नंबर से मैच नहीं करेगा, ठीक है, जैसे आपका फिंगरप्रिंट मैच नहीं करता। सेम लाइक दैट अगर सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 11 नहीं हो सकता, वो 17 है। और अगर आप जनरली आपसे कोई पूछ ले कि 17 एटॉमिक नंबर वाला जो एलिमेंट है उसका नेम बता दो, तो आपको पता होना चाहिए कि दैट इज बेसिकली क्लोरीन। 11 के बारे में पूछ ले तो आपको पता होगा कि दैट इज सोडियम। 1 के बारे में पूछ ले तो आपको पता होगा कि दैट इज हाइड्रोजन, क्योंकि सब एलिमेंट्स के जितने भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं सब के जो एटॉमिक नंबर्स हैं या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये डिफरेंस आपको पता होने चाहिए इन एलिमेंट्स के दरमियान, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपकी डिसाइड करती है कि आपका जो एटम है वो रिएक्ट किस तरीके से करेगा, कौन से टाइप का बॉन्ड वहाँ पर बनेगा और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी एक एलिमेंट की, ठीक है। जाहिर सी बात है अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की क्यों बात की कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स टोटली डिसाइड करेंगे कि आपका एलिमेंट कैसे रिएक्ट कर रहा है, वो कौन सा बॉन्ड बनाएगा, आयनिक बनाएगा, कोवलेंट बनाएगा, या वो केमिकली किस तरीके से बिहेव करेगा, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी। तो ये टोटली आपकी किस पे डिपेंड करती है, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो जो स्ट्रक्चर होता है एक एटम का, स्पेशली जो उसके
आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंट्रोल करते हैं कि किस तरह से वो रिएक्ट करेगा, कौन सा बॉन्ड वो फॉर्म करेगा और ओवरऑल केमिकल बिहेवियर क्या होगा। तो यहाँ से हमें एक बात पता चलती है कि जो आपके पास आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन तमाम 3 चीज़ों के ऊपर, ठीक है। तो अभी जो है हम लोगों ने अपना क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट जो है हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर चलेंगे। ओके, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है जी, हाउ डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स यानी आयनिक, कोवलेंट, मेटालिक बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड एंड फंक्शन, ठीक है। कि हमारे पास कितने जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स जो है वो बनते हैं, कैसे बनते हैं, ठीक है, और उनका फंक्शन क्या है, वो परफॉर्म किस तरीके से करते हैं। तो मेनली हम लोग जो बॉन्ड्स पढ़ते हैं वो आयनिक, कोवलेंट एंड मेटालिक बॉन्ड को पढ़ते हैं, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले क्या बात लिखी हुई है कि जो केमिकल बॉन्ड्स होते हैं ये फोर्सेस होती हैं जो कि होल्ड करके रखती हैं एटम्स को टुगेदर इन कंपाउंड्स, ठीक है। यानी कि जो हमारे पास केमिकल बॉन्ड्स, पहले तो हम लोग देख लेना कि बॉन्ड होता क्या है, ठीक है। तो बॉन्ड हमारे पास एक ताकत है, एक फोर्स है जो कि पकड़ के रख रही है दो एटम्स को टुगेदर, ठीक है, इकट्ठा, और क्या बना रही है, एक कंपाउंड। जब भी हमारे पास दो एटम्स मिलके ऐसे होल्ड करने की पोजीशन में होंगे, जिस तरह हमारे पास एक कोवलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है, तो वो हमारे पास, या कोई भी अगर आयनिक कोई भी बॉन्ड है, अगर उन्होंने दो एटम्स को पकड़ के रखा है इकट्ठा एक स्पेसिफिक फोर्स से, ठीक है, तो वो हमारे पास मिलकर क्या बनाएंगे, कंपाउंड बनाएंगे, ठीक है। तो आपको कंपाउंड और मॉलिक्यूल के दरमियान भी फर्क पता होना चाहिए। मॉलिक्यूल को हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। मान लो कि आपके पास ये वाले दो, जैसे हम लोगों ने पीछे एग्जांपल ली थी दो हाइड्रोजन की, तो ये जो दरमियान में ये जो इनको पकड़ के रखा हुआ है, जो होल्ड करके रखा हुआ है इन दोनों को, ठीक है, तो ये आपके पास क्या होता है, ये आपके पास होता है जी बॉन्ड आपका, ठीक है। और ये अगर दो एटम्स को पकड़ के रखेगा तो हमारे पास क्या बनाएगा, एक कंपाउंड। यानी हम कहेंगे कि इसने जो है एटम्स को एक कंपाउंड की फॉर्म में होल्ड करके रखा हुआ है, तो बॉन्ड हमारे पास ऐसी ही फोर्स है, ठीक है, द फोर्स दैट होल्ड्स द एटम्स टुगेदर इन अ कंपाउंड, ठीक है। अब हम लोग अगर आगे बात पढ़ें तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, जो कि डिपेंड करते हैं कि किस तरह से एटम्स जो हैं वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करें। यानी कि बॉन्ड फॉर्मेशन टोटली आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डिसाइड करते हैं कि कौन सा बॉन्ड बनेगा, आयनिक बनेगा, मेटालिक बनेगा, या फिर आपका कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आयनिक बॉन्ड को डिस्कस करते हैं। अगर हम इसकी फॉर्मेशन की बात करें तो हमारे पास जो आयनिक बॉन्ड होता है ये तब बनता है जब हमारे पास एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज करता है और दूसरा एटम जो है वो उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, ठीक है। जैसे हम लोग पीछे डिटेल में सोडियम की और क्लोरीन की एग्जाम्पल पढ़ते हुए आए हैं कि सोडियम जो है उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन था तो उसने लूज कर दिया, ठीक है, हमने डिटेल में देखा। और क्लोरीन था, उसके वैलेंस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी, अगर उसको एक कहीं से मिल जाए तो वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके स्टेबल हो जाए, ठीक है। तो हमारे पास वहां पर आयंस की फॉर्मेशन हो रही थी। तो मैंने आपको वहीं पर बता दिया था कि जहां पर आपके पास आयंस की फॉर्मेशन हो तो वहां पर क्या होगा, वहां पर आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो हम लोगों ने वहाँ पर डिटेल में इस चीज़ को पढ़ा था। और हमारे पास इस चीज़ में ये भी है कि ये हमारे पास मेटल और नॉन मेटल के दरमियान होता है, ठीक है। यानी कि आपके पास अगर आपका सोडियम देखो Na, ठीक है, और अगर आप जो है अपना देखो, अगर आप देखो क्लोरीन को, ठीक है, तो आपका ये जो सोडियम है ये आपके पास एक मेटल है, ठीक है, और जबकि जो आपके पास आपका क्लोरीन है ये एक नॉन मेटल है, ठीक है। तो आपके पास जो आयनिक बॉन्ड होता है वो एक मेटल और एक नॉन मेटल के दरमियान बनता है, ठीक है। तो सोडियम क्या कर रहा था, और सोडियम के भी हमारे पास आयन बन रहे थे और क्लोरीन के भी हमारे पास आयन्स बन रहे थे। यानी सोडियम क्या कर रहा था, लूज कर रहा था, और क्लोरीन क्या कर रहा था, गेन कर रहा था। तो सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा था, ठीक है। एंड दिस ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएट्स आयन्स विद ऑपोजिट चार्जेस विच अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। और ये जो हमारे पास ये जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन आता है आपके पास, ठीक है, ये जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है कि मतलब कि इसने जो है वो इसको दे दिया और इसने इससे ले लिए, ठीक है, ये क्या है, बेसिकली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही है ना। तो हमारे पास क्या होता है कि ये ऑपोजिट चार्जेस क्रिएट कर देता है। अब जब ये ऑपोजिट चार्जेस यानी एक में पॉजिटिव है और एक में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, अब ये इन ऑपोजिट चार्जेस की वजह से ये एक दूसरे को क्या करना शुरू कर देते हैं, अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। जब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं तो मिल के ये एक कंपाउंड बना देते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं NaCl, ठीक है, यानी सोडियम एंड क्लोरीन। ये मैं आगे आपको जाके ना इसका स्ट्रक्चर भी बताऊंगी बिल्कुल एंड वाली स्लाइड पे, ये किस तरह से आपके आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है।
तो आई होप सो कि आपको ये चीज़ें 3 पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे कि सबसे पहला पॉइंट आपका क्या था कि आपका एक एटम जो है वो लूज़ करता है और दूसरा जो है वो उसको गेन करता है। ये एक मेटल और ये एक नॉन मेटल के दरमियान बॉन्ड बनता है और यहाँ पे ये जो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है विद ऑपोज़िट चार्जेस, ये दोनों आपस में एक-दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और अट्रैक्ट करेंगे तो एक-दूसरे के करीब आ जाएँगे और एक बॉन्ड फ़ॉर्म कर लेंगे। तो इसको हम लोग बोलेंगे आयनिक बॉन्ड। ठीक हो गया? ये तो नेक्स्ट है हमारे पास इसके फंक्शंस एंड इसकी प्रॉपर्टीज़, ठीक है? तो हमारे पास इसके फंक्शंस क्या हैं कि जब भी हमारे पास आयनिक बॉन्ड बनेगा, ठीक है? तो हमारे पास जो रिज़ल्टिंग जो स्पीशी आएगी, ठीक है? वो हार्ड होगी, ठीक है? और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बनेंगे, ठीक है? यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म में जैसे कि आप टेबल सॉल्ट को देख लो अपने सोडियम क्लोराइड को, ठीक है? NaCl को जिसको हम लोग जिसकी एग्ज़ाम्पल हम लेते आ रहे हैं अभी तक, ठीक है? तो उसके अंदर अगर आप देखो तो सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है? ये जो हमारे पास होता है आपका टेबल सॉल्ट, जो आप घरों में नमक यूज़ करते हो ना, ये वही है, ठीक है? तो कभी आपने सॉल्ट को उठाया है? अगर आपने उठाया आपको पता होगा कि आपके पास वो क्रिस्टलाइन होता है और सॉलिड शेप में होता है, ठीक है? उसके क्रिस्टल्स बने हुए होते हैं। वो हार्ड भी होता है, आपको उसको तोड़ना पड़ता है, क्रश करना पड़ता है, ठीक है? पाउडर्ड फॉर्म में। तो इसी तरह आपके पास जब भी आपके पास आयनिक बॉन्ड होगा तो उसकी जो रिजल्टिंग स्पीशी होगी वो आपके पास क्या होगी, हार्ड होगी और वो क्रिस्टलाइन सॉलिड शेप में होगी, ठीक है? इसके अलावा अगर आप इसकी एक और प्रॉपर्टी की बात करो तो ये इसके हाई मेल्टिंग पॉइंट होंगी एंड बॉइलिंग पॉइंट होंगी, यानी कि अगर आप नमक को मेल्ट करना चाहो, ठीक है, या उसको आप बॉईल करना चाहो तो आपको अच्छा खासा जो है उस पे क्या देना पड़ेगा, उसको टेम्परेचर देना पड़ेगा, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होगा और उसका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा और ये कंडक्ट कर लेगा इलेक्ट्रिसिटी को व्हेन मोल्टन और डिज़ोल्व इन वाटर, ठीक है? यानी कि अगर आप देखो नमक को अगर आप डिज़ोल्व करो किसके अंदर, वाटर के अंदर, ठीक है? ये आपका वाटर था, ठीक है? और इसमें जो है आपने सारा का सारा क्या डिज़ोल्व किया हुआ है, NaCl, ठीक है? आपने इसमें क्या डिज़ोल्व किया हुआ है जी, NaCl डिज़ोल्व किया हुआ है, ठीक है? मैं इसके पार्टिकल्स ऐसे शो कर देती हूँ। तो जब आप ये एक सॉल्यूशन बना लोगे, ज़ाहिर-सी बात है ये क्या बन गया है, आपका एक सॉल्यूशन बन गया है, ठीक है? अब ये जब सॉल्यूशन आपने बना लिया है, तो ये वाला जो सॉल्यूशन है, इसमें से ईज़िली आप इसको हम लोग ब्राइन सॉल्यूशन भी बोलते हैं और इसमें से जो है ईज़िली आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो पास हो सकती है, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, ठीक है? अक्सर अगर आप अपनी बैटरीज़ देखो ना, ठीक है, जो आपकी ये बैटरीज़ आपकी डेली अप्लायंसेस में यूज़ होती हैं, ठीक है? तो उसके अंदर आपको ये चीज़ नज़र आएगी, आपके जो सेल्स होते हैं उसमें आपको ये चीज़ नज़र आएगी कि आपके पास ब्राइन सॉल्यूशन यूज़ हुआ हुआ होता है, जो कि नमक का सॉल्यूशन होता है और ये आपको हेल्प आउट कर रहा होता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाने में, ठीक है? तो आपके पास हम लोगों ने 3 प्रॉपर्टीज़ देखी कि क्रिस्टलाइन होगा, हार्ड होगा, इसके अलावा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इनके ज़्यादा होंगे, ठीक है? और ये कंडक्ट कर लेगा इलेक्ट्रिसिटी को जब इसको मोल्ड किया जाएगा या डिज़ोल्व किया जाएगा वाटर के अंदर, ठीक है? और इसमें सबसे बड़ी एग्ज़ाम्पल है आपके पास सोडियम क्लोराइड, ठीक है? इसके बाद है हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है? अब कोवेलेंट बॉन्ड को मैंने आपको पीछे भी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर लिया था, थोड़ा-सा डिटेल में इसको हम लोग देख लेंगे, ठीक है? तो हम लोगों के पास जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है ये क्या है, फॉर्म्ड व्हेन एटम्स शेयर इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट देयर आउटर शेल, ठीक है? यानी कि अपना जो आउटर शेल है उसको कंप्लीट करने के लिए जो है एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं। कोवेलेंट जब भी आपको वर्ड नज़र आएगा ना तो आपने इसको एज अ हिंट याद रखना है, कोवेलेंट मीन्स शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? आयनिक मीन्स गेनिंग और लूजिंग बट कोवेलेंट मीन्स शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? तो आपने जो है ना इस चीज़ को अपने माइंड में रखना है। तो ये हमारे पास तब एटम बनाता है कोवेलेंट बॉन्ड जब एटम के पास ऑक्टेट भी कंप्लीट ना हो, ठीक है? ऑक्टेट कंप्लीट करने की भी उसकी हैसियत ना हो और हो ही बेचारे के पास एक ही इलेक्ट्रॉन, तो उसके पास एक ही हल रह जाता है जो कि है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। तो वो किसी एक ऐसे एटम को, ऐसे एलिमेंट को ढूंढता है जो कि जिसके साथ वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके उसको भी स्टेबल कर दे और वो खुद भी स्टेबल हो जाए, ठीक है? और ये हम मोस्टली हमारे पास नॉन मेटल एटम्स के दरमियान होता है। अगर हम लोग डिफरेंस की बात करें तो पिछले वाला क्या कर रहा था, एक मेटल और एक नॉन मेटल को ले रहा था, ठीक है? लेकिन ये क्या करता है, इसके जो दोनों के दोनों होते हैं ना, ठीक है, वो क्या होते हैं आपके पास, वो दोनों के दोनों नॉन मेटल्स होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, ये दोनों नॉन मेटल है, ठीक है? जैसे आपके पास कार्बन एंड ऑक्सीजन, ठीक है, ये भी दोनों के दोनों क्या हैं, नॉन मेटल्स हैं, ठीक है? तो दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, नॉन मेटल्स होने चाहिए। दो नॉन मेटल्स के दरमियान जो है आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है?
ओके, तो नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है जी फंक्शंस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि हमारे पास जो कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं ये मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन करते हैं। अब मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं कि जब हमारे पास 3 एटम्स मिलकर एक बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो रिजल्टिंग स्पीशी होता है वो हमारे पास एक मॉलिक्यूल होता है। जबकि हमने आयनिक बॉन्ड्स के अंदर ये बात पढ़ी थी कि हमारे पास जब 2 एटम्स मिलेंगे, ठीक है, तो वो मिलके एक कंपाउंड बनाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास जब 2 एटम्स होंगे तो कंपाउंड होंगे, और जब 3 एटम्स मिलके ऐसे शेयरिंग कर रहे हैं और बॉन्ड बना रहे हैं तो वो एक मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए एक कंपाउंड में और एक मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर जो है मैंने आपको ये एक पिक्चर से शो कर दिया है कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये देखो यहाँ पर जो थे 2 हाइड्रोजन है एंड 1 ऑक्सीजन है, तो ये मिलके क्या बना रहे हैं, ये एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हमने देख ली है। अब हम लोग नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो देखते हैं कि जनरली हमारे पास जिसकी फंक्शंस हैं वो क्या है कि जनरली जो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है या जो इनको बॉईल करने का जो एक पॉइंट होता है, ठीक है, वो लो होता है। अगर हम लोग आयनिक की बात करें तो उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या था, हाई था, यानी कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए था उनको मेल्ट करने के लिए या उनको बॉईल करवाने के लिए। लेकिन जो आपके कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं इनको जो है मेल्ट करने के लिए या इनको बॉईल करने के लिए बहुत ही थोड़ा सा टेम्परेचर आपको चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल आप वाटर को देख लो या आप कार्बन डाइऑक्साइड को देख लो, मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल इसमें आपके पास वाटर की आती है। ठीक है, H2O। ठीक है, अब वाटर जो है आपके पास वो क्या करता है, अगर आप उसको हल्का सा भी टेम्परेचर दो तो वो हीट अप होना शुरू हो जाता है, वो जो है उसकी बॉइलिंग स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, यानी कि इतने ज़्यादा आपको हायर टेम्परेचर कंडीशंस प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है वाटर को। ठीक है, और इसका जो बॉन्ड होता है वो इस तरीके से होता है कि अगर आप यहाँ पर देखो कि आपके पास 2 हाइड्रोजन्स हैं, ठीक है, एंड हमें पता है कि दोनों हाइड्रोजन के पास एक एक वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जिसको ब्लू से रिप्रेजेंट किया गया है, और एक ऑक्सीजन है जिसको उन्होंने येलो से रिप्रेजेंट किया है। एंड ऑक्सीजन जो होता है ना उसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 8 है। ठीक है, तो 2 तो उसके इनर शेल में आ जाएंगे और बाकी के जो 6 हैं वो उसके आउटर शेल में आ जाएंगे। अब जाहिर सी बात है ऑक्सीजन का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट नहीं है, वो स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए क्या करेगा, वो इन 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर लेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि ऑक्सीजन जो है वो एक एक इलेक्ट्रॉन जो है इन 2 हाइड्रोजन से शेयर कर लेगा अपने। ठीक है, और उनके भी अपनी तरफ ले लेगा और अपने भी उनको दे देगा, यानी कि कुछ इस तरीके से होगा कि दोनों 2 टाइम्स हमारे पास शेयरिंग यहाँ पर हुई है। कि अगर आप यहाँ पर देखो कि एक एक हाइड्रोजन जो है अपना एक एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ शेयर कर रहे हैं और ऑक्सीजन भी अपना एक एक इलेक्ट्रॉन इन 2 एक एक हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखो अगर मैं जस्ट ऑक्सीजन के परस्पेक्टिव से देखूँ तो ऑक्सीजन के अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स विद दी कोऑर्डिनेशन ऑफ हाइड्रोजन देखूं तो मेरे पास देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं, जिसकी वजह से मुझे ये चीज़ यहाँ पर वेरीफाई हो जाती है कि ऑक्सीजन जो है उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। ठीक है, वो स्टेबल हो गया है। जबकि मैं अगर इस वाले हाइड्रोजन को देखूं तो इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 और 2, एक उसका अपना और एक ऑक्सीजन का, तो 2, ये भी हमारे पास स्टेबल है। और अगर मैं इस वाले हाइड्रोजन को देखूं तो इसके पास भी 2 हैं, तो ये भी हमारे पास क्या है, स्टेबल है। तो इसका मतलब है कि तीनों के तीनों शेयरिंग करके तीनों ने शेयरिंग करके आपस में स्टेबिलिटी अचीव की हुई है। एंड ये हमारे पास किसकी बदौलत हो पा रहा है, कोवलेंट बॉन्ड की बदौलत हो पा रहा है, क्योंकि इन्होंने कोवलेंट बॉन्ड बनाया है। और साथ ही इस पूरे हम जो है ना इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूल। ठीक है, ओके। तो हमारे पास मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल इसमें आती है वाटर की। तो हमने इसमें 3 पॉइंट्स पढ़े कि मॉलिक्यूल्स फॉर्म करता है, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो वाटर है उसको आप कम टेम्परेचर भी दो तो वो बॉयल हो जाता है, कोई इतने विग्रस टेम्परेचर देने की नीड नहीं होती इस कंडीशन में। ठीक है, और इसके अलावा लास्ट पॉइंट है इसका पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर आप जनरली इनको हल्का आराम से मतलब कि विद सिंगल लो, कोई इसके अंदर कुछ किसी चीज़ के एडिशन किए बगैर आप सिंपल वाटर ले लो तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, उल्टा ख़राब ही कर देगा, सर्किट्स आपकी शॉर्ट हो सकते हैं ठीक है वाटर से। तो क्या होगा कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी एयर में मौजूद है तो इससे भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या होते हैं, ये पुअर कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। जबकि आयनिक कंपाउंड्स आयनिक बॉन्ड्स की हम लोगों ने बात की थी, तो आयनिक बॉन्ड्स क्या कर रहे थे, वो बेसिकली हमारे पास गुड कंडक्टर्स थे और हाई उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी था और वो कंपाउंड्स की फॉर्मेशन कर रहे थे। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास जो लास्ट है बट नॉट द लीस्ट जो कि है आपका मेटालिक बॉन्ड। अब मेटालिक बॉन्ड जो होता है ये हमारे पास पाया जाता है मेटल्स के अंदर। जो मेटालिक बॉन्ड आपके नेम से ही रिप्रेजेंट कर रहा है कि मेटल्स को शो कर रहा है, तो ये 2 मेटल्स के दरमियान ही बनेगा।
ठीक है। हमने जब आयनिक बॉन्ड्स के बारे में बात पढ़ी तो हमने कहा था उसमें एक मेटल और एक नॉन मेटल होगा। हमने जब कोवलेंट बॉन्ड की बात पढ़ी तो हमने कहा उसमें सारे के सारे नॉन मेटल्स होंगे। अब जब हम लोग मेटालिक बॉन्ड की बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि ये दो मेटल्स के दरमियान ही होगा, ठीक है। दो मेटल्स मिलके ही हमारे पास क्या बनाएंगे, एक मेटालिक बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। तो ये मेटल्स के दरमियान होता है जहाँ पर जो उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं बिटवीन द एटम्स, ठीक है। यानी कि उनके पास एक पूरा जो उनका जो वैलेंस शेल होता है ना उसमें एक सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, यानी पॉजिटिव मेटल आयंस जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं ऐसे, ठीक है। और उनके पास एक पूरा सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होता है, ठीक है। इसी वजह से हमारे पास जो है ये दो मेटल्स के दरमियान बनता है, ठीक है, क्योंकि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं एटम्स के दरमियान, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होते हैं आपके पास मेटल्स, ठीक है, इस केस के अंदर। और यानी कि अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम उनकी बात करें तो इस वजह से क्या है कि ये गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के। अगर आप मेटल को ज़रा लेकर जाओ ना ज़रा हीट के पास, ना हीट हुआ तो बताना कैसे वो जल्दी से हीट हो जाता है। इलेक्ट्रिसिटी के पास लेकर जाओ ना करंट आपको लगा तो बताना। तो मेटल्स जो होते हैं ना फ़ौरन से हीट को भी कंडक्ट कर लेते हैं एंड बहुत ही गुड कंडक्टर्स भी हैं, बहुत अच्छे तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो मेटल्स जो होते हैं आपके पास ये मैलेबल होते हैं एंड ड्यूसिटल होते हैं। मैलेबल एंड ड्यूसिटल मीन्स कि ये मैलेबल मीन्स शाइनी, के बहुत ज़्यादा शाइनी होते हैं, मेटल को आपने देखा होगा कि शाइनी है। एंड ड्यूसिटल मीन्स कि आप इनको ना मतलब कि डिफॉर्म कर सकते हो इनटू थिन वायर्स, जैसे आपने कॉपर की वायर देखी होगी, एल्यूमिनियम की देखी होगी, ठीक है। तो आप इनको ना इनकी कोटिंग्स बना सकते हो, ठीक है। आप इनको मोल्ड कर सकते हो, आप इनको डिफॉर्म कर सकते हो और ये बहुत ज़्यादा शाइनी भी होते हैं, ठीक है। तो ये इसकी जो थी कुछ फंक्शंस एंड प्रॉपर्टीज़ थी। ओके, तो यहाँ पर जो है ना मैंने आपको अब थोड़ी सी एम्पलीफाई करके दिखा दी है ये डायग्राम, ठीक है। इन तीनों की मैंने आपको शो कर दी हैं कि किस तरीके से फॉर्मेशन हो रही है। कि यहाँ पर सबसे पहले जो है कोवलेंट बॉन्ड को मैंने शो कर दिया, जो मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन भी कर दिया था। H2 की एग्जांपल तो एक्सप्लेन कर दी थी। अब NH3 को अगर आप देखें, ठीक है, तो NH3 के पास क्या है कि जो आपका नाइट्रोजन है बेसिकली, ठीक है। तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, ठीक है। तो वो क्या करेगा कि 3 हाइड्रोजन्स के साथ क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा। और जितने भी हमारे पास नंबर ऑफ़ एटम्स इंक्रीज़ करते जाएंगे तो उतना ही हमारे पास बड़ा मॉलिक्यूल बनता जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास एक मॉलिक्यूल है ये भी। और अगर हम लोग फर्दर मूव करते हैं आयनिक बॉन्ड के अंदर, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या है कि सोडियम यूज़ किया हुआ है एंड क्लोरीन यूज़ किया हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल के इधर चला गया, क्योंकि इसको एक लूज़ करना था तो ये स्टेबल हो जाता और इसको एक गेन करना था तो ये स्टेबल हो जाता। तो फिर इनका बॉन्ड जो था कुछ इस तरीके से आयंस फॉर्म में बना कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर आप एक और डिफरेंस, पॉइंट ऑफ डिफरेंस दोनों में देखो कि जैसे ही इसने कुछ ना कुछ लूज़ किया तो ये साइज़ में छोटा हो गया और इसने गेन किया तो ये साइज़ में बड़ा हो गया। तो ये तो बात बिल्कुल ही एक्चुअल है ना, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है सोडियम का एक शेल निकला है पूरा तो उसका साइज़ तो छोटा होगा ही, और इसका जो है ऑब्वियस सी बात है जितना इसका साइज़ था इसका उतना ही रहेगा, सिर्फ इसका साइज़ छोटा होगा। तो फिर अगर दोनों में डिफरेंस ही आ जाएगा कि इसका साइज़ स्मॉल है एंड इसका साइज़ बड़ा है इससे, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। और हमारे पास जो लूज़ करेगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जो गेन करेगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फिर हम लोगों ने मेटालिक बॉन्ड्स को देखा कि मेटालिक बॉन्ड्स में हम लोगों ने जिंक ले लिया और सोडियम ले लिया, ठीक है। तो जिंक देखें आपस में हमारे पास सबके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज एंड जिंक मिलके आपस में क्या बना रहे हैं, बॉन्ड्स बना रहे हैं और ये मेटालिक बॉन्ड बना रहे हैं। और इनके अगर आप इलेक्ट्रॉन्स देखें तो बिटवीन द एटम्स ये फैले हुए हैं, ठीक है। सॉरी, इनके इलेक्ट्रॉन्स की अगर मैं बात करूँ, बिटवीन द एटम्स ये फैले हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपस में बॉन्ड बनाते हैं और एक जिंक 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 के सारे बनाए हुए हैं इन्होंने आपस में, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन्स अपने जो हैं वो बीच में शेयर अप कर रहे हैं, ठीक है, पेयरिंग इन्होंने की हुई आपस में। इस तरह सोडियम को देख लें यहाँ पर, तो ये दोनों जिंक भी मेटल है और ये भी सोडियम भी मेटल है। तो ये दोनों ही मेटल्स और मेटल ने आपस में क्या की हुई है, अपने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करके बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, ठीक है। तो आपके पास ये क्या है, मेटालिक बॉन्ड। लेकिन मोस्टली जो हमें देखने के लिए मिलता है और मोस्टली जिनको हम लोग स्टडी करते हैं वो ये वाले दो बॉन्ड्स हैं, जो कि कोवलेंट बॉन्ड है और आयनिक बॉन्ड है, ठीक है। तो ये तो दैट्स इट, हम लोगों का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। थैंक यू सो मच। आपने अगर ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, ताकि आपको मेरी आने वाली न्यू वीडियोस की अपडेट मिलती रहे, ठीक है।
एंड काइंडली सब्सक्राइब किया करें। मैं काफ़ी टाइम से ये चीज़ नोटिस कर रही हूँ कि आप लोग देखते तो हैं बट आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ठीक है? ये मेरे लिए एक मोटिवेशन है कि जो है मैं आपके लिए मज़ीद वीडियोस लेकर आ सकूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम फर्दर मोर जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आज हमने जस्ट एक ही ब्रांच को कवर अप किया जो कि फिज़िकल केमिस्ट्री थी, उसके 2 ही हम लोगों ने क्वेश्चंस किए। नेक्स्ट जो है मैं कोशिश करूँगी कि मैं कुछ थोड़ी बहुत और ब्रांचेस को 1-2 ब्रांचेस को एटलीस्ट कवर करूँ, ठीक है? इंशाल्लाह इंशाल्लाह नेक्स्ट में कवर अप करेंगे। स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफ़िज़।